हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। तो आज के समय में जो हम लोग देश का स्वरूप देखते हैं वो उस समय कुछ वैसा देखने को नहीं मिलता था। उस समय कब? 18th सेंचुरी के मिड में। तो आप पूछेंगे कि कैसा देखने को मिलता था। तो बात क्या है कि उस समय जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब जो देश हुआ करता था, ये सब जो देश था वो बटा हुआ था डच कैंटोन्स और कई ऑटोनोमस टेरिटोरीज के रूप में। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों के रूप में वो क्या था, बटा हुआ था। तो बटे होने के कारण क्या था कि वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान, मतलब कोई एक कलेक्टिव आइडेंटिटीज के रूप में, ठीक है, या फिर किसी भी समान संस्कृति का वो अपने आप को भागीदार नहीं मानते थे। मतलब उनका जुड़ाव किसी, जैसे कि किसी व्यक्ति का एक आइडेंटिटीज, एक कल्चर उस किसी देश के प्रति क्या होता है, किसी देश से जुड़ा होता है। तो चूंकि वे लोग क्या थे, छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, तो उनका जो कल्चर, उनकी जो संस्कृति और जो आइडेंटिटीज थी वो केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित थी। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब क्रांति होती है यूरोप में राष्ट्रवाद की, है ना, तो उनका आपस में जुड़ाव होता है। उस समय वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जो अमीर लोग थे उनके द्वारा जर्मन लैंग्वेज को बोली जाती थी, है ना। जो कुलीन वर्ग थे उन लोगों के द्वारा वहाँ जर्मन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। जबकि हम लोग कई और भी क्षेत्र देखेंगे तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती थी। जैसे कि हंगरी में, तो हंगरी में हम लोग देखते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग मैग्यार भाषा और आधे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे वहाँ राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज का विचार उभरा। तो सबसे पहले वहाँ के सामाजिक स्थिति को हम लोग देखेंगे कि सोशल और पॉलिटिकली वो लोग कैसे एक दूसरे से अलग थे। पहले हम लोग इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, उसमें एक क्लास निकल के आता है, एक वर्ग निकल के आता है जो, जिसको हम लोग न्यू मिडिल क्लास के रूप में जानेंगे, है ना। ये न्यू मिडिल क्लास का जन्म उसी समय हुआ। और ये लोग कहाँ से निकल के आए, हम लोग इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो समझते हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो अमीर लोग थे, तो अमीर लोगों के पास क्या था कि समान रूप से जमीन का वो लोग मालिक हुआ करते थे। उन लोगों के पास क्या था, काफ़ी ज़्यादा जायदाद हुआ करता था। ठीक है, गांव में काफ़ी संपत्ति था, शहरों में हवेली, यानी कि पैसे काफ़ी थे उन लोगों के पास। लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी और द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, यानी कि वे लोग ज़्यादातर करके कृषक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी तरीके का आप लोग को कोई परेशानी हो रही हो या समझने में किसी तरीके का दिक्कत हो तो बेहिचक आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि किस तरीके का आपको समस्या आ रहा है ताकि उसको हम ठीक कर सकें। आगे देखते हैं कि वेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप, ठीक है, यानी कि पश्चिम, जो पश्चिमी यूरोप था, ठीक है ना। और जो मध्य यूरोप के हिस्से में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि औद्योगिक उत्पाद और व्यापार में वृद्धि से जो शहर है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एक बात समझिए कि अगर किसी शहर या किसी क्षेत्र में जितना ज़्यादा इंडस्ट्री होगा, लोगों को क्या होता है, उतना ज़्यादा रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उस क्षेत्र में क्या आएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा उस क्षेत्र में तो उस एरिया का क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इन सबों के बीच में क्या होता है कि एक क्लास का उदय होता है। उस क्लास का नाम है कमर्शियल क्लास, यानी कि एक वाणिज्यिक वर्ग का उदय होता है। और ये जो वाणिज्यिक वर्ग का जो उदय होता है वो डिपेंडेंट किस पे होगा, तो बाजार के उत्पाद पे टिका होगा, है ना। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उन लोग का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। पूरी तरीके से वो लोग बाजार पर वो लोग क्या होंगे, बाजार पर डिपेंडेंट होंगे। हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंग्लैंड में क्या होता है कि 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक
वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है। अब आप समझेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सरकार के द्वारा लोगों में अ, सरकार के द्वारा क्या था ना कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि भाई आप देखिए, आप इंडस्ट्रीज़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है ना, जितना भी जो सामान होता है, जो पहले लोग हाथों से बनाते थे, अब उसको कहाँ बनाया जाने लगा होता है? इंडस्ट्री में, है ना? मैंने व्यापक तौर पे कई इंडस्ट्रियाँ मतलब कई इंडस्ट्री लगने लगा, लोगों को काम मिलने लगा। अब इंडस्ट्री लगने का फ़ायदा क्या होता है? तो हम लोग पहले 8th-9th में पढ़ना है कि इंडस्ट्री से क्या लोगों को फ़ायदा होता है। तो जब कहीं किसी देश में या किसी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगता है, तो लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन उसके साथ-साथ जो अमीर वर्ग होता है, जिसके द्वारा इंडस्ट्री को लगाया जाता है, उसको क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट उन लोगों को होता है। ठीक है? तो आगे हम और इस चीज़ को बढ़िया से क्लियर करेंगे। ठीक है? तो इंग्लैंड में तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कब हुआ था? 18th सेंचुरी के हाफ में ही। लेकिन फ्रांस और जर्मनी का जो कुछ हिस्सा है, उस समय 19th सेंचुरी तक ये स्टार्ट हुआ। वहाँ आते-आते 19th सेंचुरी हो गया। अब इस तो अब इस प्रक्रिया के जो फलस्वरूप क्या होता है कि एक नया सामाजिक समूह, ठीक है, अस्तित्व में आता है। ठीक है? और जिसको हम लोग आज जानते भी हैं, और वो था श्रमिक वर्ग, यानी कि मध्यम वर्ग, यानी कि मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास है, वो उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की उपज है। वो वहीं से निकल के आता है। अब 19th सेंचुरी तक जो राष्ट्रीय एकता, ठीक है, वो क्या था? शिक्षित और उदारवादी हो गया, ठीक है, या फिर जो मिडिल क्लास है उन लोग तक रह गया। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के टॉपिक को कि व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, कि उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे? तो पहले एक वर्ड समझना होगा, लिबरल। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है लिबरल, जिसका मायने निकल के आता है लीबर, यानी कि आज़ाद। तो जो नया मध्य वर्ग था, जो न्यू मिडिल क्लास था, तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवादी का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून, ठीक है, मतलब कानूनी समझ सबके लिए बराबर होना चाहिए। कि अगर कोई कानून होता है या फिर कोई नियम है, तो वो सभी के लिए क्या हो? इक्वल हो। और ये रीज़न क्या था? इससे पहले होने वाली राजाशाही के बारे में आप लोग देखिए। ठीक है, कि कैसे राजाशाही में क्या होता है कि लोग दब चुके थे, है ना? लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। राजा के हिसाब से काफ़ी टैक्स को बढ़ाया जा रहा था, जिससे कि लोग काफ़ी पीड़ित थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद होता क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो निरंकुश शासक था, जो लिबरलिज्म थे, है ना? हम मोटा-मोटी समझाने की कोशिश किए थे कि वैसा शासक जो मतलब काफ़ी ज़्यादा निरंकुश होता है ना? या फिर जो पादरी वर्ग होता है, अमीर क्लास होता है, ठीक है? उसके जो विशेष अधिकार था, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को राइट्स मिला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो छूट मिला हुआ था, उन सभी को क्या कर दिया जाता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तो उन सभी को समाप्त कर दिया जाता है। यानी उनके पास ज़्यादा कुछ पावर बचता नहीं है। ठीक है? अब जिससे कि होता क्या है ना कि संविधान और संसदीय प्रतिनिधि का एक रूप दिखाई पड़ता है। यानी कि अब आप समझिएगा यहाँ पे कि संसदीय संसदीय ठीक है, यहाँ पे हम लोग संसदीय प्रतिनिधि। तो एक बात समझिए, संसदीय मतलब वैसे लोग जो क्या करते हो? पार्लियामेंट के एक मेंबर हो, ठीक है ना? एक रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट का, है ना? जो पार्लियामेंट में क्या करता हो? आपकी बातों को पहुँचाता हो। ठीक है? वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में होता क्या है? मैंने पहले ही बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि राजाशाही को उसको खत्म किया जाता है, पादरी वर्ग को खत्म कर दिया जाता है, उसके विशेष अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। तो जब खत्म करता है तो कुछ नया निकल के आता है। वो नया निकल के आता है क्या? कि संविधान निकल के आता है उस देश में, कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है, नियम आता है, तभी तो उनको हटाया गया। संसदीय प्रतिनिधि का रूप दिखाई पड़ता है ना? कि रिप्रेजेंटेटिव दिखाई पड़ता है गवर्नमेंट। अब जो लेकिन उसमें एक चीज़ क्या है कि वहाँ पे एक चीज़ और क्या दिखाई देता है कि जो निजी संपत्ति था, है ना? जो लोगों का निजी संपत्ति था, उसका जो अस्तित्व है ना, वो उसके अनिवार्यता पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है?
लेकिन सबसे दिक्कत की बात यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, तो जो नेपोलियन था, तो नेपोलियन के द्वारा जो राइट टू वोट्स है, ठीक है, वो किसको दिया गया? मेंस को दिया गया, मेल को दिया गया। उस समय तक भी क्या था कि जो राइट्स था वो महिलाओं के पास नहीं था, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। और किसको वोट करने का अधिकार नहीं था? तो जो संपत्ति विहीन, यानी कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, यानी कि अमीर वर्ग, तो उनको वोट देने का अधिकार था। तो आप देख रहे हैं कैसे जो अमीर वर्ग है उनका एक तरीके का वो लोग डोमिनेट हो रहे हैं, है ना। हालांकि ये कहा तो ऐसे नहीं जा सकता, मतलब, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो ज्यादा दिखाई देता है। किसका? जो अमीर लोग थे, ठीक है। और वहीं देखिए जिसके पास संपत्ति कम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल को तो ऐसे भी राजनीतिक अधिकार से दूर रखा गया था, लेकिन जो मेल थे उनके पास भी पैसा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। अगर वो अमीर हैं तो पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल कोई भी अगर कोई बात है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जब हम लोग देखते हैं कि जो जैकोबियंस था, ठीक है ना, तो जैकोबियंस के समय में क्या हुआ था कि थोड़ा बहुत हम लोग को छूट देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। जैकोबियंस के समय में क्या मिलता है? सभी वयस्क, मतलब जितना भी जो वयस्क पुरुष था, वो सभी को क्या होता है कि कोई भी अगर वोट देने लायक अगर मेल है तो वो वोट कर सकता है, वो उसमें भाग ले सकता है, पॉलिटिकल कार्यों में भाग वो ले सकता है। लेकिन जब फिर वापस से कौन आता है? नेपोलियन, है ना। तो नेपोलियन जैसे ही आता है तो वो फिर जो हम लोग नेपोलियन कोड के रूप में देखते हैं, तो वो वापस से जैसे ही आता है तो वो फिर से क्या करता है? महिलाओं को, है ना, क्या कर देता है कि ये अवयस्क है, मतलब भाई ये लोग वोट नहीं दे सकती हैं, और उनके अधिकार को उनके माइनर, ठीक है, महिलाओं को माइनर स्टेट्स दे दिया जाता है, और उनका जो अधिकार है उनके पति या उनके पिता को दे दिया जाता है, कि इनके पिता या पति ही इन सबों काम में, इन सबों कार्य के, इन सभी कार्य में पार्टिसिपेट करेंगे। महिलाएं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए अभी व्यस्क नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी तक क्या होता है ना कि सभी संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाएं, ठीक है ना, वो राजनीतिक का मांग करते हुए, है ना, विरोध, यानी एक आंदोलन चलाया गया उन लोगों के द्वारा। तो 19th सेंचुरी तक लोगों के द्वारा, है ना, जो मिडिल क्लास, इमर्ज मिडिल क्लास था, उन लोगों के द्वारा क्या हुआ? एक विरोध चलाया गया। किसके लिए? तो नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैज हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ कॉन्फिडेंसन एंड 39 स्टेट्स। तो होता क्या है कि नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम से, ठीक है ना, उस समय क्या होता है कि देखिए एक काम किया जाता है नेपोलियंस के द्वारा। फिर नेपोलियंस के द्वारा क्या काम किया? एक बहुत अच्छा, एक नेपोलियन के द्वारा एक काम किया जाता है। वो काम क्या किया जाता है कि उस समय तक जो छोटे छोटे प्रदेश में, ठीक है ना, छोटे छोटे प्रदेश से जो 39 राज्य बना था, ठीक है ना। अब वहाँ क्या था कि छोटे छोटे प्रदेश से क्या कई 39 राज्य बना था, है ना। कई पहले भी हम बताएं कि कई छोटे छोटे राज्यों में बना हुआ था, अब वो क्या हो गया? 39 स्टेट्स में वो बदल चुका था, ठीक है। तो उन सभी क्षेत्रों का क्या था? अपना करेंसी होता था, अपना माप तौल का एक इकाई हुआ करता था, ठीक है। जब कोई मर्चेंट 1833 में हम्बर्ग से उसको जब न्यूरेमबर्ग जाना होता था कोई सामान को बेचने, एक जगह से दूसरी जगह जब आना जाना होता था अपना माल को बेचने में, अपने सामान को बेचने में, तो टोटल 11 जगह उसको टैक्स देना होता था, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज, उसको कस्टम्स ड्यूटीज का बैरियर्स का सामना करना पड़ता था, यानी 11 बार उसको क्या देना पड़ता था? सीमा शुल्क देना पड़ता था, कस्टम्स देना पड़ता था। और करीब हर बार करीब 5% के आसपास, लगभग सभी जगह 5%, 5%, तो आप जोड़ लीजिए किसी सामान के ऊपर 55% के आसपास उनको टैक्स देना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। क्यों? क्योंकि एक स्टेट से निकलकर जब वो लोग दूसरे स्टेट में जाते थे वहां टैक्स लगता था, वहां से निकल के जाते थे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्या कमियां या क्या खराबियां थी, तो बताए थे कि सभी स्टेट अपना टैक्स खुद लेता था। एक तरीके का देश, स्टेट जो स्टेट था वो एक तरीके का क्या बन चुका था? देश बन चुका था, देश की तरह वो काम कर रहा था। उस समय जो कपड़ों के लिए, ठीक है ना, कपड़ों के लिए जो माप का जो इकाई था, यानी कि जिससे कपड़ा मेजर किया जाता है, आज हम लोग मीटर सेंटीमीटर देखते हैं ना,
तो कपड़ा जो मापने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता था, जो स्केल इस्तेमाल होता था, उसको हम लोग ईल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईल। तो वो भी अलग अलग जगहों पे उसकी लंबाई अलग अलग थी, कहीं 54.7, कहीं 55.1, कहीं 65.6, कहीं 53.5। ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग 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 जगह, जैसे कि अलग अलग क्या किया जा रहा है, जो मापने का जो इकाई है वो अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1834 में, ठीक है, एक कस्टम्स यूनियंस, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सोल्वेरिन, उसका स्थापना किया जाता है। कहाँ? प्रसा में। ठीक है, जिसको पर्शिया, ठीक है, पर्शिया भी कहते हैं और हिंदी में उसको प्रशा भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ किया जाता है क्या कि एक कस्टम्स यूनियन का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसमें जब कस्टम्स यूनियन का जब गठन होता है तो अधिकांश जर्मनी जो राज्य था वो क्या था, उसमें शामिल हो गया था। अब शामिल होने का सबसे बड़ा रीजन था कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि एक सामान के लिए उसको काफी जगह टैक्स देना पड़े और कहीं जो नापने का जो इकाई है वो सबों जगह अलग अलग हो, जो तौलने का जो इकाई है सभी जगह अलग अलग हो। सभी लोग चाहेंगे कि सभी जगह एक रूप से माप तौल का व्यवस्था हो। ये नहीं कि यहाँ से हम कपड़ा खरीदें और वहां जाके मपवा रहेगा, आप ये क्या लेके चला है, ये तो इतना ही सेंटीमीटर है। बोला, अरे भाई हम वहाँ तब उस देश में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, जाइए जाके वहीं बेचिए वहीं के हिसाब से। तो ट्रेडर्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे का जो टॉपिक है कि न्यू 2.3 है ना, हम लोग आगे देखेंगे ए न्यू कंजर्वेटिव कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है ये पहले समझेंगे। तो इसका मतलब होता है रूढ़िवाद, है ना। पहले इस वर्ड को अच्छे से हम लोग समझेंगे कि कंजर्वेटिज्म का मतलब आखिर में होता क्या है। तो देखिए, रूढ़िवाद मतलब वैसे लोग, ठीक है, जो पहले से चले आ रहे परंपरा को क्या करते हो, मानते हो, वो तुरंत बदलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये वैसे लोग हैं जैसे कि जो भी प्रथा पहले से चली आ रही है उनको उसी में रहना है। जो नया डेवलपमेंट आ रहा है, जो नया बदलाव आ रहा है, इतनी आसानी से वे लोग बदलने वाले नहीं हैं। तो समाज में इनका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, एक समाज जब बदल रहा होता है तो। और विरोध भी सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब नेपोलियन 1850 में क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, तो जो यूरोपियन जो सरकारें थी, कैसी सरकारें, रूढ़िवादी, है ना, रूढ़िवादी जो सरकार थी, मतलब वो सरकार पूरी तरह ग्रसित थी किस चीज से, उनका जो भावना था एकदम पूरी तरीके से रूढ़िवादी था। वो चाहता था कि जो बदलाव वगैरह हो रहा है, सब बदलाव बदलाव न हो, जैसे पहले था सब ठीक ठाक है वैसा ही कर दो। ठीक है। तो जैसे ही 1815 में क्या होता है, नेपोलियन हारता है, तो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रसिया, रशा, यूरोप, जो भी यूरोपीय जो शक्ति होता है, बस इन लोगों को तो मौका मिल जाता है कि भाई नेपोलियन अब यहाँ से गया, तो वापस से क्या किया जाए, हम लोग उसी पुरानी रूढ़िवादी प्रथा पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग वापस से उसी रूढ़िवादी प्रथा पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रीटी ऑफ वियना इन 1850, है ना, ट्रीटी ऑफ वियना इन 1850। हाँ, और एक बात और बताना भूल गए कि ये लोग, इसी में बता देते हैं, ठीक है, कि इन लोग के जो प्रतिनिधि थे, है ना, वे लोग कहाँ मिलते हैं, वे लोग फिर वापस आके वियना में मिलते हैं। ठीक है, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा किया जाता है, जिसकी मेजबानी किया जाता है चार्ल्स ड्यूक। ठीक है, चार्ल्स ड्यूक के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब जो, इससे पहले हम टॉपिक में आते हैं, कहाँ गया, ठीक है ना, कि चार्ल्स जो ड्यूक था ना, है ना, जो चांसलर था ड्यूक, इसके द्वारा इन इन देशों को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, किसको, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये लोग तो मिलके, है ना, सेटलमेंट के लिए यूरोप, ये लोग तो चाहते थे कि ये नेपोलियन चला जाए और जो बदलाव आ रहा था उस बदलावों को खत्म किया जाए। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, है ना, 1815 के बाद एक जो नया रूढ़िवादी जो प्रथा शुरू हुआ है, उसमें एक संधि होता है, उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। अब जिसका उद्देश्य क्या था, तो ट्रीटी ऑफ वियना में जो उद्देश्य था कि जो भी नेपोलियन के द्वारा, ठीक है, नेपोलियन के द्वारा
मतलब वॉर में, युद्ध के दौरान जितना भी बदलाव हुआ है उन सभी बदलाव को क्या कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, कि नेपोलियन जो युद्ध में जो भी बदलाव किया है उन सभी बदलाव को क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं। जो फ्रांसिस क्रांति के दौरान जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा जितना भी अभी एक बात पहले यहाँ पे हम समझते हैं, एक यहाँ पे डायनेस्टी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, उस डायनेस्टी का नाम है बोर्बन डायनेस्टी। ठीक है, बोर्बो वंश। तो फ्रेंच क्रांति के दौरान क्या किया गया था, इसको हटा दिया गया था, है ना, पहले ही बोले थे राजाशाही को खत्म कर दिया गया था, तो इस डायनेस्टी को उस समय समाप्त किया गया। वापस से इस डायनेस्टी को क्या किया जाता है, सत्ता में लाया जाता है, उसको पावर में लाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या था कि जो फ्रेंच की सीमा पर, ठीक है, इसको पावर में वापस से लाया जाता है, और साथ में क्या किया जाता है कि, है ना, जो फ्रेंच था यानी कि जो फ्रांस था, ठीक है, ये जो फ्रांस था इसकी सीमा पे, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ में, है ना, नॉर्थ में क्या किया जाता है, बेल्जियम, ठीक है, साउथ में पिडमोंट यानी जोनोआ, फिर उसके पश्चिम में यानी कि उसके वेस्ट साइड में हम लोग देखेंगे तो प्रसा, ठीक है, और भी कई इलाके को स्थापित कर दिया जाता है, छोटे छोटे इलाकों को स्थापित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वापस से जो फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, उस तरीके का रिवॉल्यूशन फिर से वापस से ना निकले। आप एक देख रहे हैं, एक देश को वहाँ जो हुई क्रांति को उसको दबाने के लिए कई छोटे छोटे शहरों को बसाया गया। हमने पहले भी बोला आपको कि शुरुआत में ही कि क्या था कि 18 सेंचुरी के मिड में कई राष्ट्र बन रहा था, कई टूट रहा था, और वही बनते टूटते के क्रम में आज हम लोग जो मैप देखते हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफर दिखाई देने, हम लोग को आज डिफर दिखाई पड़ता है, काफ़ी अलग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि वेस्ट साइड में क्या था, प्रसा था, और भी कई छोटे छोटे इलाकों को स्थापित किया जाता है। अब उनका उद्देश्य क्या था कि वापस से राजतंत्र को लाया जाए, है ना, वापस से क्या किया जाए, राजतंत्र, यह राजा फिर से मौज करेगा। ठीक है, अब राजतंत्र को हटाया कौन था, जिसको नेपोलियन हटा दिया था। ठीक है, और साथ ही यूरोप में पुरानी रूढ़िवादी प्रथा शुरू करने का लक्ष्य इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, रखा गया। ठीक है, तो ये सब कब होता, जब आपका होता नेपोलियन नहीं रहता तब, तो नेपोलियन गया और उसके साथ ही पुराना जो भी जो रूढ़िवादी प्रथा था, है ना, वो 1815 तक क्या कर दिया जाता है, वापस से उसको इम्प्लीमेंट, वापस से उसको ले आया जाता है। ठीक है ना, अब वो लोग जो लोग थे ना, जो रूढ़िवादी लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों के द्वारा सबसे बड़ा बात है कि वो लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो नया बदलाव था उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, काफ़ी आलोचनाएं करते थे, कोई भी जो नया बदलाव आता था उसमें उन लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा आलोचना की जाती थी। फिर ये जो नई रूढ़िवादी जो व्यवस्था थे उसके आलोचक थे, मतलब उसमें अब नई रूढ़िवादी प्रथा में ना कई लोग निकल के आए जो क्या करते थे कि उसका सपोर्ट नहीं करते थे, है ना, और जो भी अब जो लोग, ठीक है, जो रूढ़िवादी प्रथा को सपोर्ट नहीं करेंगे वो क्या होंगे, उसके अगेंस्ट होंगे, उसके आलोच वो होंगे कि भाई देखो नहीं, ये ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए था, है ना। और सबसे बड़ा एक मुद्दा रखा गया उन लोग के बीच में, और ये मुद्दा रखा गया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि कैसे, है ना, कि प्रेस की आज़ादी को रखा जाए, ताकि जो प्रेस ही एक ऐसा माध्यम था, पत्रिका एक ऐसा माध्यम था जो रूढ़िवादी प्रथा को खत्म करने में सहायता करता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रिवोल्यूशनरीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे क्रांति होता है, तो उसका झलक हम लोग पहले ही यहाँ पे देख चुके थे। क्यों और कैसे कि इसमें कई लोग निकल कर आने लगे जो क्या करने लगे, उस प्रथा को, ठीक है, जो रूढ़िवादी प्रथा था उसका क्या कर रहे थे, वो लोग विरोध कर रहे थे, है ना, तो उसमें से कई लोग निकले जो उसके विरोधी थे, तो उन विरोधियों के द्वारा जो विरोध किया गया उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो होता फिर क्या है कि 1815 के बाद जो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराया जाने लगा, धमकाया जाने लगा, तो उसके डर से जो भी उदारवादी लोग थे, ठीक है ना, जो भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो लोग क्या होते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है ना, तो अब छिप जाते हैं, अब क्या करते हैं कि देखो सामने रह के तो
ठीक है, विद्रोह किया नहीं जा सकता, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग छिपे रहते थे और कई अन्य जो लोग होते थे, ठीक है, जो क्रांतिकारी लोग होते थे, जो ठीक है, जो रिवॉल्यूशनरी पीपल होते थे, उनको पकड़ता था और उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। तो उस समय तक बहुत सारा ऐसा गुप्त संगठन निकल के आया, है ना? कई संगठन निकल के आया जो किसी के सामने काम नहीं करता था। अगर सामने काम किया जाएगा तो वापस से उसको दबा दिया जाएगा, ठीक है? तो उन लोगों के द्वारा क्या होता था, गुप्त रूप से काम किया जाता था। और काम क्या किया जाता था, तो लोगों को प्रशिक्षण करना, ठीक है? लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था कि कैसे क्रांतिकारी, है ना, कैसे उन क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था कि कैसे हम लोग की जो ये जो क्रांति है इसको आगे बढ़ाना है। तो उसमें हम लोग को फिर एक नाम पढ़ना है, ठीक है? जियोसेपी मैथ्सनी, जिनका जन्म 1807 में होता है। कहाँ? जिनेवा में हुआ था, ठीक है ना? तो वो भी एक गुप्त संगठन जो था उसके क्या थे, वो मेंबर थे, ठीक है? और वो जो गुप्त संगठन था, ठीक है, उसका नाम कार्बोनारी था, ठीक है? तो कार्बोनारी नाम का एक गुप्त संगठन, जिसमें हालांकि हमारा जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा सीबीएसई वालों से थोड़ा सा डिफर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो रीज़न है क्योंकि हमारा हिंदी पे पकड़ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंग्लिश। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अगर दिक्कत हो, है ना, साफ अगर आपको लगता है कि कुछ हम गड़बड़ बोल रहे हैं, तो नहीं, ऐसा गड़बड़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा नाम हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाता है और इंग्लिश में उसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो सिर्फ सुनने का ये अंतर है। आदमी हैबिचुएट हो चुका होता है ना इंग्लिश में उसी को, जैसे कि हम लोग, जैसे कि प्रशा बोलने का थोड़ा आदत हो गया है पर्सिया को, हालांकि हम क्लियर उसको करते जाते हैं, ठीक है ना? तो इसको गलती ना समझिएगा, ठीक है? वो बस एक लैंग्वेज का असर हो जाता है मुंह के ऊपर, कि जब हम लोग फ्रीली कोई बात बोलते हैं ना, तो जो ज़्यादातर समय से बोलते आए हैं वही मुंह से निकल जाता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, कि जो जेसुक मोत्सिनी था, ठीक है, जिसका जन्म 1807 में होता है, ठीक है, जिनेवा में होता है। वो क्या होता है कि कार्बोनारी का एक गुप्त संगठन, है ना, कार्बोनारी नाम का क्या होता है, एक गुप्त संगठन होता है, उसका क्या करता है, वो मेंबर बन जाता है, ठीक है? कार्बोनारी का क्या होता है, एक मेंबर बन जाता है, कब? 24 साल के उम्र में ही, ठीक है? और एक उस समय एक क्रांति होता है, ठीक है? इसको बड़ा कर देते हैं ताकि साफ देख पाइए आप लोग, ठीक है? एक वहाँ लिगुरिया में एक रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, एक क्रांति होता है, ठीक है? अब उसको, उस क्रांति को करने के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है और उनको, ठीक है, निकाल दिया जाता है। अब वहाँ 2 संगठन और चल रहा था, छिप-छिप के। पहले ही बताए थे कि संगठन तो चलता था, लेकिन सभी संगठन कैसे चलता था? भूमिगत होके, है ना? छिप-छपा के सब काम होता था। जिसमें 2 संगठन का नाम और निकल के आता है, एक नाम होगा मार्सोई, ठीक है? मार्सोई एक जगह है, वहाँ पे एक यंग इटली और बर्न, ठीक है? मार्सोई में यंग इटली और बर्न में क्या था? यंग यूरोप, ठीक है ना? तो एक यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप, ये 2 और गुप्त संगठन वो निकल के आता है, ठीक है? अब मोत्सनी का इसमें एक विश्वास क्या था, कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार, ठीक है ना, मुत्सनी का एक विश्वास था, और विश्वास क्या था, कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, ठीक है, कि राष्ट्र ही मनुष्य की क्या है, प्राकृतिक इकाई है। ये बात किसके द्वारा बोला गया था, तो मित्सनी के द्वारा बोला गया था, ठीक है? यहाँ पे द मोस्ट डेंजरस इनमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अब हम लोग समझें आज कि कैसे ये जो गुप्त संगठन था वो क्या कर रहा था, एक्टिव था, एक्टिव हो गया था। कब एक्टिव हो गया था, जब रूढ़िवादी प्रथा, है ना, वापस से यूरोप में आ चुकी थी, और आना भी इसका जरूरी था, है ना, क्योंकि जो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो लोग फ्रीडम चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि नहीं, ये जो वापस से जो राजतंत्र आ रहा है इसको हटाना चाहिए, तो उसको बोलने के लिए कोई तो लोग चाहिए था, और जो वो लोग बोलते था, वो लोग क्या होता था, कि वहाँ की जो राजतंत्र था, जो सर जो लोगों के द्वारा जो, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके द्वारा चलाया जाता था, उन लोग के अगेंस्ट में क्या था,
वो लोग तो कहते थे कि नहीं ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, ये देश के विरोध काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको दबा दिया जाए और इसको हटा दिया जाए। फिर भी ये लोग अपने काम में लगे रहे। हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस सेशन को शेयर कीजिए और अपनी विचारों को हमारे पास रखिए ताकि हम भी समझ सकें, अपनी गलती को दूर कर सकें, ठीक है, और कोशिश कर सकें कि और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकें, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।